हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के बारे में, आधुनिक शिक्षा का प्रचार, ये हमारा टॉपिक चल रहा है आजकल। और इसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से अंग्रेज जब भारत में आए तो भारतीयों को वो शिक्षा देना चाहते थे, शिक्षित करना चाहते थे। इसके पीछे उद्देश्य ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारत में अपना प्रशासन स्थापित कर रखा था, उस प्रशासन को चलाने के लिए उन्हें सस्ते क्लर्कों की आवश्यकता थी। दे रिक्वायर्ड चीप क्लर्क्स, क्योंकि अगर वो विदेशों से क्लर्क मंगवाते यानी अपने देश से क्लर्क मंगवाते तो वो उनको महंगा पड़ता, क्योंकि बाहर से आने वाला जो है उसको दोहरा भत्ता देना पड़ता है। ठीक है, एक्स्ट्रा अलाउंसेस देने पड़ते हैं क्योंकि वो विदेश में आके नौकरी कर रहा है। तो सस्ते क्लर्कों की प्राप्ति के लिए अंग्रेज़ों ने भारतीयों को शिक्षित करने का निर्णय लिया। और मैंने आपको बताया कि इनिशियल फाउंडेशंस जो एजुकेशन की हुई थी इंडिया में, जिसमें कलकत्ता मदरसा और संस्कृत का जो कॉलेज है बनारस में, संस्कृत कॉलेज, इसकी स्थापना की गई थी। और फिर ये 1813 का जो चार्टर एक्ट था, उसमें मैंने आपको बताया था कि 1 लाख रुपए की राशि, वार्षिक राशि निर्धारित की गई थी भारतीयों को शिक्षित करने के लिए। लेकिन उस 1 लाख की राशि को कैसे खर्च करना है, बहुत से सवालिया निशान इस बात पे खड़े हो गए थे। और जनसाधारण का क्या होगा, ये तो कुलीनों के लिए था। तो ये सारी बातें इसमें मैंने आपको बताई थी। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चार्टर था वो रिन्यू होता था हर 20 वर्ष बाद। तो 1813 में चार्टर एक्ट पास हुआ, तो फिर 1833 में जो चार्टर एक्ट पास हुआ था, उस चार्टर एक्ट के माध्यम से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर व्यापारिक एकाधिकार स्थापित था, वो एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और भारत के द्वार जो है वो निजी व्यापारियों के लिए भी खोल दिए गए। देखिए, आपको ये बात समझनी होगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ये एक प्राइवेट कंपनी थी और अंग्रेज सरकार ने इस कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर दिया हुआ था और वो उसको एकाधिकार प्रदान कर रखा था। कहने का अर्थ ये है कि अभी तक इंग्लैंड का कोई भी निजी व्यापारी भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकता था। केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ही भारत के साथ व्यापार हो सकता था। लेकिन ये जो 1833 का चार्टर एक्ट जो पास किया गया, इस चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया और भारत के द्वार निजी व्यापारियों के लिए खोल दिए गए। अब इससे क्या हुआ कि इसका लाभ उठाया ईसाई मिशनरियों ने। ईसाई मिशनरी जो थे, उन्होंने शिक्षा की आड़ में ईसाई धर्म का प्रचार करने का जो कार्य था उसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जो कि भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रचार से जुड़ा हुआ है, और उसका नाम था लॉर्ड मैकॉले। आपने शायद पहले भी सुना होगा इसका नाम। तो 1835 में उसने एक प्रसिद्ध विचार पत्र लिखा और उस विचार पत्र में उसने भारतीय साहित्य और दर्शन ज्ञान के खिलाफ पश्चिमी ज्ञान और अंग्रेजी भाषा के पक्ष में उसने अनोखे तर्क दिए। यानी मैं आपको बता दूं कि जो लॉर्ड मैकॉले था, ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। वो नहीं चाहता था कि भारतीय जो शिक्षा पद्धति है उसके हिसाब से भारतीयों को शिक्षित किया जाए। वो भारतीय साहित्य, दर्शन और ज्ञान के खिलाफ पश्चिमी ज्ञान और अंग्रेजी भाषा के पक्ष में था और उसके पक्ष में उसने अनोखे तर्क दिए। उसने विज्ञान की शिक्षा देने के लिए अंग्रेजी माध्यम का प्रबल समर्थन किया। उसने कहा कि अगर भारतीयों को विज्ञान की शिक्षा देनी है तो ये ज़रूरी होगा कि इसका माध्यम जो है वो
अंग्रेजी होना चाहिए। इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ इम्पार्टिंग साइंस एजुकेशन इन इंडिया। उसकी दृष्टि में भारत की भाषाओं में साहित्यिक और वैज्ञानिक शिक्षा देने की क्षमता नहीं है। वो ये नहीं समझता था कि भारतीय भाषाएं सक्षम हैं कि उनमें पाश्चात्य ज्ञान लोगों को दिया जाए। कहने का अर्थ ये है कि अगर वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन लाना है तो भारतीय भाषाओं का उसमें कोई योगदान नहीं होना चाहिए, तो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से होना चाहिए। उसने संस्कृत और अरबी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने का विरोध किया। ठीक है, यानी भारत की जो भाषाएं हैं जैसे अरबी, फारसी और जैसे मुगलों की जो कोर्ट लैंग्वेज थी वो फारसी थी, अरबी भाषा प्रचलित थी और संस्कृत भाषा, वो इन भाषाओं को शिक्षा का माध्यम नहीं बनाना चाहता था। अंग्रेजी भाषा का गुणगान करता था और वो कहता था कि अंग्रेजी भाषा में जो साहित्य उपलब्ध है, आज जो अंग्रेजी भाषा में साहित्य उपलब्ध है वो 300 वर्ष के संपूर्ण विश्व की समस्त भाषाओं में उपलब्ध साहित्य से अधिक मूल्यवान है। मतलब वो कहता था कि इंग्लिश लिटरेचर से बेटर कोई लिटरेचर नहीं है। 300 साल से जो अन्य भाषाओं में लिटरेचर है उनसे बेहतर जो है इंग्लिश लिटरेचर है, उसकी ये मान्यता थी। और एक बात और वो बड़ी महत्वपूर्ण कहता था, वो कहता था कि यूरोप के एक पुस्तकालय का एक खाना, यानी लाइब्रेरी का जो एक शेल्फ होता है ना, कि यूरोप की पुस्तकालय का एक खाना यानी अलमारी का जो खाना होता है वो संस्कृत और अरबी के संपूर्ण देशी साहित्य के बराबर था। यानी जितना भी संस्कृत और अरबी साहित्य है पूरे विश्व में, यूरोप की एक लाइब्रेरी का एक खाना उससे बेहतर था, उसका ये मतलब था। और उसने भारतीय भाषाओं का, भारतीय जैसे शिक्षा का, आयुर्विज्ञान है, ज्योतिष है, इतिहास है या भूगोल पर उसने करारा प्रहार किया। उसने हंसी उड़ाई, उसने मजाक किया इसका कि भारतीय जो ज्ञान विज्ञान है ये कुछ नहीं। और जब भारत में लॉर्ड विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल बनकर आया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1835 तक भारत का गवर्नर जनरल बनकर रहा, तो उसने भी लॉर्ड मैकॉले के इन विचारों से सहमति प्रकट की। वो भी इन विचारों से वाकिफ रखता था। 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जिसने एक अपनी कार्रवाई की जो रिपोर्ट है वो 2 फरवरी 1835 को लागू ये जारी हुई। तो ये जो है आधुनिक भारतीय शिक्षा का महत्वपूर्ण घोषणा पत्र था। इट वॉज वेरी फेमस मिनट ऑफ द एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835। तो इसे महत्वपूर्ण मील पत्थर के रूप में जाना जाता है, जो 2 फरवरी 1835 का लॉर्ड मैकॉले के जो मिनट्स थे, जो रिपोर्ट जारी की गई थी। तो देखिए इस घोषणा पत्र में कुछ बातें प्रमुख रूप से उभर कर आई। वो क्या क्या थी? एक तो इसमें ये कहा गया कि जो भारतीय भाषा, साहित्य, दर्शन, ज्ञान विज्ञान जो है वो हर तरह से बौना है, वो हर तरह से इन्फीरियर है, मतलब हीन है कुल मिलाकर अंग्रेजी साहित्य के तुलना में। और दूसरी बात कि पश्चिमी भाषा और ज्ञान की सर्वश्रेष्ठता निश्चित है। इट इज़ डेफिनेट दैट वेस्टर्न एजुकेशन इज़ सुपीरियर देन द एजुकेशन ऑफ द ईस्ट, यानी पूर्व भारत को कहा जाता था। और तीसरी बात ये थी कि भारत में शिक्षा का माध्यम और कोई नहीं, बस अंग्रेज़ी होनी चाहिए। अरबी, फारसी, संस्कृत कोई शिक्षा का माध्यम नहीं होना चाहिए, ना हिंदी होनी चाहिए। और भारत की जो विशाल जनसंख्या है उसको सरकारी संसाधनों से शिक्षा नहीं दी जा सकती।
तो इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए, यानी शिक्षा के निजीकरण को, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना चाहिए। सरकारी संसाधनों से इतनी विशाल जनसंख्या को शिक्षित नहीं किया जा सकता। जैसे कि पहले एक राशि भी निर्धारित की गई थी 1813 के चार्टर एक्ट से, 1 लाख रुपए की राशि। दिस 1 लाख रुपीज वॉज नॉट मेंट फॉर एजुकेटिंग द होल ऑफ द इंडियंस। ये कुछ एक विशेष वर्ग को शिक्षित करने के लिए थी। जनसाधारण को अगर शिक्षित करना है तो इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को रोल प्ले करना होगा। ठीक है, इस रिपोर्ट में ये कहा गया। विलियम बेंटिंग ने, जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, उसने 7 मार्च 1835 को एक आदेश जारी करके कहा कि ब्रिटिश सरकार का महान उद्देश्य भारतीयों में यूरोपीय साहित्य और विज्ञान को प्रोत्साहन देना है, कि भारतीयों को यूरोपीय साहित्य के बारे में पता चले, विज्ञान के बारे में पता चले, और शिक्षा पर खर्च की जाने वाली राशि वो केवल अंग्रेजी शिक्षा पर ही खर्च की जानी चाहिए। और कोई जो परंपरागत शिक्षा है भारत में, जो अलग अलग ज्ञान विज्ञान है, उस पर खर्च नहीं होनी चाहिए, लेकिन केवल अंग्रेजी शिक्षा पर ही खर्च होनी चाहिए। और बेंटिंक ने भारत में नियमित शिक्षा व्यवस्था के विकास में काफ़ी रुचि दिखाई। लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। अच्छा, लॉर्ड मैकॉले की क्या देन है भारत के लिए? तो देखिए, इसको अगर हम बात करें, लॉर्ड मैकॉले की बात करें, तो लॉर्ड मैकॉले की भारत की शिक्षा के प्रति देन को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। दे आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जैसे कुछ इतिहासकार तो उसे उन्नति के मार्ग का मशाल वाहक मानते हैं। वो कहते हैं उन्नति ही लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था के कारण हुई है। तो कुछ उसको अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार के कारण भारत में उत्पन्न होने वाले असंतोष और राजनीतिक अशांति के लिए उत्तरदायी मानते हैं। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि जो भारत में अशांति उत्पन्न हुई, जो राजनीतिक अशांति उत्पन्न हुई, उसके पीछे लॉर्ड मैकॉले जो है था, क्योंकि उसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू करने का प्रयास किया, जो भारतीयों को अच्छा नहीं लगा और उसका भारतीयों ने विरोध किया। कुछ विद्वान तो ये मानते हैं कि भारतीय भाषाओं, भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति और भारत की अज्ञानता की कटु आलोचना करने के कारण लॉर्ड मैकॉले के कार्य को वो निंदनीय मानते हैं। यानी कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जिस तरह से उसने भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाया, भारतीय ज्ञान विज्ञान का मजाक उड़ाया, तो ये निंदनीय था और भारतीय भाषाओं की अवहेलना के लिए उसे दोषी ठहराते हैं कि उसने भारतीय भाषाओं को कभी जो है प्रॉस्पर नहीं होने दिया। लेकिन निश्चित रूप से मैकॉले को उन्नति के मार्ग का मशाल वाहक मानना, कि टॉर्च बियरर था वो डेवलपमेंट का, तो ये तो कुछ ज़्यादा ही अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करनी होगी उसकी। जिस तरह से उसने भारतीय साहित्य धर्म की अणगढ़ आलोचना की है और मखौल उड़ाया है, वो निश्चित रूप से निंदनीय है। वो तो उसने इसलिए किया था, उसने इस सिद्धांत का पालन किया था कि अगर किसी देश को दास बनाए रखना है तो उसके साहित्य और उसकी संस्कृति का विनाश कर देना चाहिए। इसलिए उसने भारतीय साहित्य और संस्कृति को कभी ऊपर नहीं आने दिया। भारतीयों में हमेशा हीनता की भावना जो है वो बनाए रखना चाहता था। ठीक है, बाकी जो है फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।